अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं राजा फैसल और मेरे साथ हमेशा की तरह मेजर आदिल राजा आपके सामने काउंटर स्ट्राइक लेके फिर से हाजिर हैं। और आज की काउंटर स्ट्राइक सिर्फ पाकिस्तान और इंडिया तक महदूद नहीं होगी। पाकिस्तान और इंडिया की आर्मीज जब वो बाहर जाके सर्व करती हैं, यूएन के अंडर सर्व करती हैं, तो उसके ऊपर भी आज बात होगी। स्पेशली हम बात करेंगे उस वक्त की जिसके बारे में कि काफी दफा पहले भी मीडिया पे आ चुका है कि जनरल बिक्रम सिंह वो वहां पे लीड करते रहे, जबकि उनकी कमांड में आजकल जो हमारे चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर बाजवा, वो उस वक्त उनके अंडर काम करते रहे, उनके उनकी कमांड में काम किया उन्होंने। उसी हवाले से आज हमारे पास कुछ एक्सक्लूसिव है। वो एक्सक्लूसिव कैसे मिली? आपको पता है कि इंडियन आर्मी में मौजूद एक खबरी, एक अफसर जो कि मेजर आदिल के साथ इंटरलिंक्ड हैं, वो किसी ना किसी तरीके से खबरें देते रहते हैं। उन्होंने आगे से अपने ही सोर्सेस लड़ा के कोई जेसीओ पकड़ाया है जिसके बारे में के कोई इंतहाई अहम बातें सामने आएंगी। और ये बातें सामने आएंगी सिख लाइट इन्फेंट्री के बारे में, और उसके बारे में तफसीलात आपको मेजर आदिल राजा ही बताएंगे। जी मेजर साहब, ये अब क्या नया नया क्या आ गया इंडिया की तरफ से? राय साहब, ये नया कुछ नहीं है। ये जो हिंदुत्व फाशिज्म जो ही पिछले 7 साल में इसने इन्फिल्ट्रेशन की है इंडियन आर्मी की प्रोफेशनल रैंक्स के अंदर, और ये जो भर्ती की है आरएसएस टेररिस्ट ने अपने लड़के, इस वजह से जो एग्जिस्टिंग आर्मी थी, बड़ी ट्रेडिशनलिस्ट आर्मी थी इंडियन आर्मी, प्रोफेशनल आर्मी थी इंडियन आर्मी, और बड़ा ही जो है ब्रेव ऑफिसर्स एंड ब्रेव मैन इंडियन आर्मी के हैं वहां पे। और उनकी जो बैकबोन है वो हम सबको पता है कि वो सिख रेजिमेंट्स हैं। तो इन लोगों के अंदर एक बहुत ही शदीद किस्म का जो है वो, अब ये इंडियंस कहते हैं डिसग्रंटल्स हैं, ठीक है वो डिसग्रंटल हैं। और ये कोई एक खबरी नहीं है राजा साहब, बेतहाशा खबरी है जो कि इंडियन आर्मी ऑफिसर्स हैं, वेटरन्स हैं। कुछ तो ओपनली लिख रहे हैं, कुछ बिहाइंड द कवर्स, क्योंकि वो इंडिया में रह रहे हैं, उनको डर है कि हिंदुत्व फाशिस्ट उनके ऊपर अटैक करके उनको नुकसान ना पहुंचाए, उनकी फैमिलीज को नुकसान ना पहुंचाए, इसलिए वो इन कॉन्फिडेंस मुझसे बात करते हैं जो भी बात करते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ी स्ट्रेंथ है खासकर सिख जवानों की, सिख सूबेदारों की, इनकी बहुत बड़ी एक स्ट्रेंथ है जेसीओज और ओआर की, सिखों की, जो डायरेक्ट मुझसे राब्ता करते हैं। और इनके जो रिश्तेदार बाहर जाके कनाडा में पॉलिटिकल असाइलम ले चुके हैं, वो लोग जो हैं वो भी कनाडा से राब्ता मुझसे करते हैं और फिर मुझे थ्रू करते हैं अपने रिश्तेदारों से। और उन लोगों की बड़े दर्दनाक किस्से हैं जी राय साहब। उनको मतलब पासपोर्ट लेने के लिए भी इस तरह, पाकिस्तानियों ये सोचो देखो, इनको पासपोर्ट और शनाख्ती कार्ड बनाने के लिए पुलिस वेरिफिकेशन करानी पड़ती है भाई। और पुलिस वेरिफिकेशन नहीं होती है अगर कोई एक भी खानदान का मेंबर बाहर जाके पॉलिटिकल असाइलम किसी ने लिया हुआ है तो। आप लोग रोते हैं पाकिस्तान को, हम तो जन्नत में रह रहे हैं। तो ये जो 6 SLI का जेसीओ था, सिख लाइट इन्फेंट्री का, अभी ये जनरल बिक्रम सिंह की पेरेंट यूनिट है। और जनरल बिक्रम सिंह जो है वो फोर्स कमांडर थे कॉन्गो में 2007-8 में। 50% जो है वहां पे इंडियन आर्मी थी, 50% पाकिस्तान आर्मी थी। पाकिस्तान आर्मी के ब्रिगेड कमांडर हमारे मौजूदा चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल कमर जावेद बाजवा साहब थे। और बड़े मजे का किस्सा है, जनरल साहब इज वेरी विटी, हमारे चीफ जो है इज वेरी विटी, इज फेमस फॉर बीइंग विटी। हम्म। तो इन्होंने वहां पे मुझे ये जो जितनी बातचीत सिख जेसीओ ने मुझे बताई, मैंने फिर उसकी वेरिफिकेशन देखा कि इस टेन्योर में हमारे ऑफिसर्स कौन कौन थे। मैंने फिर अपने ऑफिसर्स से बातचीत की, और उनके अंडर कमांड जो सर्व कर रहा था 6 SLI जो है, वो जिस एरिया में डिप्लॉयड थी कमीना के अंदर, और वहां पे भी हमारे ऑफिसर्स जो है वो देखें, जो इनके ओवर एंड अबव जो ऑब्जर्वर्स होते हैं, यूनाइटेड नेशन ऑब्जर्वर्स जो होते हैं, वो हमारे ऑफिसर्स होते हैं, इक्वल स्ट्रेंथ होती है। लेकिन अपने ऑफिसरों से सिख जो मैन पावर है वो खुल के बात नहीं करती जनाब। क्यों? क्योंकि उनको डर है राय साहब के, अभी प्रॉब्लम ये है कि 1984 ऑनवर्ड जो है, ऑल्दो जनरल बिक्रम सिंह की पेरेंट यूनिट है 6 SLI, लेकिन 1984 में जो ऑपरेशन ब्लू स्टार हुआ और जो सिखों का कत्लेआम हुआ, खालिस्तान मूवमेंट का कत्लेआम हुआ, खानदान के खानदान कत्ल कर दिए गए, और इंडियन आर्मी ने सोवेनियर्स की तौर पे लाशों का जो है वो
बड़े तरतीब में लाशें रख के सोवेनियर्स के तौर पे तस्वीरें खिंचवाई, और वो तस्वीरें लीक आउट हो गई मीडिया के अंदर और इस वक्त वाइडली पूरी दुनिया में अवेलेबल हैं। उसके बाद इन्होंने कहा कि ये डिस्कॉर्ड इतना बड़ा आ गया है कि ये तो म्यूटनी हो जाएगी। जाहिर बात है, सिख किस तरह बर्दाश्त करेंगे कि उनके घर वालों को हमने जिंदा जला दिया और उसके बाद तस्वीरें बनाई हमने। तो इन्होंने एक नया फॉर्मूला लगाया कि जो सिख यूनिट है, प्योर सिख यूनिट, जिसमें 100% मैन पावर सिखों की है, उस पे कोई भी सिख ऑफिसर पोस्ट नहीं हो सकता उनकी कमांड करने के लिए, या उस यूनिट के अंदर पोस्ट नहीं हो सकता। अकाउंट ऑफिसर तो इनका होता ही है, एक वो सीएसपी ऑफिसर है जो इनका सीएमए का ऑफिसर होता है, जो इन सबको दबा के रखता है। इसीलिए आप देखेंगे कि बड़े मीक होते हैं इंडियन आर्मी ऑफिसर, मीकिश होते हैं, मीसड़े भी होते हैं और मीक भी होते हैं। जो है ना वो, आप यूएन मिशन के ऊपर देखें इनको, तो मेरा तो जाती तजर्बा है कि हमारे अफसर बड़े दलेर किस्म के अफसर हैं, और हमारे लीडरशिप स्टाइल जो है वो इंडियन ऑफिसर्स के इंडियन आर्मी के जो जवान है उनका मतलब दिल बस नहीं चलता। जहां तक वो चलता है वो तस्वीरें खिंचवाते हैं हमारे ऑफिसर्स के साथ, और चाहे 1.5 घंटा लग जाए, पूरी पूरी यूनिट तस्वीरें खिंचवाती है, और मतलब कि उनके ऑफिसर्स एक तरफ खड़े होकर गुस्से से देखते रहते हैं। दूसरा, एक इनको रॉ की डायरेक्शंस हैं कि पाकिस्तान आर्मी के जो ऑफिसर्स हैं, ट्रुप्स हैं, उनके साथ आपने बड़ा फ्रेंडली रिलेशनशिप रखना है, ताकि ये जो इनका कॉन्सेप्ट है अखंड भारत का, जो चाणक्य की फिलॉसफी ये पढ़ के आए हैं, तो मतलब आपको पता है ना, मुंह बगल में छुरी और मुंह में राम राम, ये लेकिन इनकी गलतफहमी है, इनकी भूल है। इनसे पहले हमें पता होता है कि ये इस तरह क्यों ऑपरेट कर रहे हैं इनके ऑफिसर्स। लेकिन देखिए, जवानों के तो दिल बड़े जो है वो, उनको तो ये सारी इनसाइड पॉलिटिक्स समझ नहीं होती ना। लेकिन वो सिर्फ और सिर्फ हमारे ऑफिसर्स के लीडरशिप स्टाइल की वजह से, दे लव आवर ऑफिसर्स बिकॉज द वे हम ट्रीट करते हैं अपने जवानों को। हमारे जवानों का और अफसरों का जो आपस में इंटरेक्शन है वो ग्लोबल लेवल का है। देखिए, इंडियन आर्मी अभी तक कॉलोनियल माइंडसेट के साथ चल रही है, उसी कॉलोनियल माइंडसेट में इनका वही बैटमैन सिस्टम चल रहा है। इनके ऑफिसर्स, उनकी बीवियां, वो इस्तेसाल करती हैं जवानों का, जलील करके रख देती हैं जवानों को। ऑन द अदर हैंड, पाकिस्तान आर्मी ने प्रोग्रेस की, वेस्टर्न आर्मीज को देख के, यूएस आर्मी का मॉडल देख के, यूके ब्रिटिश आर्मी जिससे हम बने थे उनका मॉडल देख के, पीएलए जो हमारे पार्टनर्स हैं उनको हमने देख के एक इंप्रूवमेंट की कि सोल्जर्स आर नो मोर, दे आर नॉट अलाउड टू सर्व एज बैटमैन। हमारे नॉन कॉम्पिटेंट बैटमैन इनरोल होते हैं। एक पॉलिसी आई 20 साल पहले तकरीबन, उस पर बहुत से एतराजात लोगों को थे, लेकिन इन द लॉन्ग रन इट प्रूव्स वेरी बेनिफिशियल for the upgrade of the morale of the combatant soldiers of Pakistan Army। अभी ये सारी चीजें देख के, अभी हमारी तो यूनिट्स एक एक साल के लिए जाती हैं, इनकी यूनिट आती है 6-6 महीने की रोटेशन के ऊपर, और इनके जवान सारे के सारे बड़े वाइडली पाकिस्तान आर्मी ऑफिसर्स का इंटरेक्शन देखते हैं, अपने जवानों के साथ भी, उनके साथ भी उनका लीडरशिप स्टाइल देखते हैं। तो फिर जो है ना, जो दिल में रखी बातें होती हैं वो निकल के बाहर आ ही जाती हैं। आप देखिए, 6 SLI का कमीना का वाकया है, मुझे ये इनके जेसीओ ने बताया कि सर, अफसर हमारे जो हैं वो हमारी जुबान तक नहीं बोलते, उन्होंने पंजाबी नहीं आंदी, ते ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਰੀਏ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ, ਤੇ ਉਤੋਂ ਸਾਨੂੰ देने ने आर्डर, तेरे दी बीवियां सानू गालां कढ़दियां ने। तो देखिए, औरतों से गाली खानी वैसे भी एक साउथ एशियन कल्चर के अंदर एक मेल शेवनिस्ट कल्चर है। उसके अंदर जब औरत गाली निकालती है तो इंडिया के अंदर तो खास तौर पे जो उनका सिस्टम है, तो वहां पे तो ये बहुत बुरा समझा जाता है। तो इंडियन जो सोल्जर्स हैं राय साहब, वो दे फील रियली रियली, मतलब उनकी इतनी ज्यादा डिप्रेशन में है, और इतना ज्यादा उनके हालात जहनी तौर के ऊपर भी प्रेशर के अंदर हैं, और फिजिकल फटीग भी उनकी इतनी ज्यादा है कि आप देखें कि हर तीसरे दिन, ये इंडियन आर्मी का अपना डाटा है माइंड यू, ये कोई इसको आप कहे ना कि नहीं झूठ बोल रहे हैं, तो गौरव आर्या किसी को कल कमल चीमा साहब के इंटरव्यू में कह रहा था कि ये झूठ बोल रहे हैं। झूठ नहीं बोल रहे, जनरल मेजर जनरल समेराम की रिपोर्ट है, आपके अपने मेजर जनरल हैं, उनकी रिपोर्ट है, इंडियन आर्मी की स्टडी है, आप पढ़ें। हर तीसरे दिन जनाब एक इंडियन सोल्जर या सुसाइड करता है, या फ्रेटिसाइड करता है, या खुद को गोली मार लेता है, या अपने किसी ऑफिसर या जूनियर कलीग को गोली मार देता है, क्योंकि एक मेंटल फ्रस्ट्रेशन है। और वो फ्रस्ट्रेशन इंडियन आर्मी में बिल्ट हुई है इनके ये हॉच पॉच सिस्टम्स की वजह से। और मतलब आप देखें, ये यहाँ पे बहुत बड़ा इश्यूज है। ये करना तो कोशिश कर रहे हैं, इन्होंने बेसिकली सेकुलर फेथ्स और सेकुलरिज्म को सामने रख के अपनी आर्मी को एक प्रोफेशनल आर्मी के तौर पे बिल्ड किया। लेकिन पिछले 7 साल में उस सेकुलरिज्म और उस प्रोफेशनलिज्म के इतनी कारी जरबे मारी गई,
हिंदुत्वा फाशिस्ट जो उनकी आरएसएस टेररिस्ट के लड़कों की भर्तियां हुई, मतलब जो पुलिस का हाल होता है वो हाल उन्होंने आर्मी का कर दिया। तो एक बहुत ही शदीद किस्म की फ्रस्ट्रेशन जो है वो जवानों के अंदर ये जो है ना ये पैदा हुई। तो राय साहब मैं आपको बताऊं कि ये जवान जो ये गिले शिकवे करते हैं ना, तो ये बड़े जायज उनके गिले शिकवे हैं। और फिर मैंने जब अपने ऑफिसर से पूछा जो इस टेन्योर में, क्योंकि 6 SLI का जेसीओ था, तो मैंने फिर एक अपना ऑफिसर ढूंढा जो 6 SLI के साथ सर्व कर चुका था। तो उससे मैंने पूछा, मैंने कहा भाई ही इज अ सर्विंग कर्नल। आई आस्क्ड हिम, मैंने कहा यार ये क्या, ये सारा मामला क्या है, माजरा क्या है, मुझे ये खबरें मिली हैं पार से। उसने फिर खुल के मतलब ये जो SLI का जेसीओ है इसके साथ मेरी कोई 57 मिनट्स की कॉल चली, और उसको वेरिफिकेशन करने के लिए जो मेरी अपने ऑफिसर्स के साथ 1 घंटा 10 मिनट की कॉल चली। फिर कल सारा दिन बैठ के मैंने ये चीजें जॉल डाउन की कि ये मैंने फिर चीजें काउंटर चेक की, और काउंटर चेक करने के बाद आप लोगों को हम पेश कर रहे हैं जनाब कि आप देखें। ये वो कहता है कि मैं खुद 6 SLI में था, तो सिख जवान जो है वो इतनी मोहब्बत करते थे मुझसे, क्यों, सिर्फ एक वजह कि यार मैं पंजाबी च गल करता सा। हुन सिख सारे पंजाबी बोलते ने, वो कहते मैं पंजाबी च गल करता सी सारे। उसके बाद वो कहते हैं कि सिख कहते थे कि सर जी तुसी जिस तरह अपने जवाना की मोहब्बत करते हो, प्यार करते हो, नाल बिठा के खाना खिलाते हो, नाल बैठ के खाना खा, ये इस चीज का तो तस्वर ही नहीं है इंडियन आर्मी में। वहां पे तो एक ब्राह्मण एनसीओ जो है ना, वो ऑफिसर्स से ज्यादा उसकी जो है वो वक्त है वहां पे। ऑफिसर्स उसको नहीं पूछ सकते, ब्राह्मण एनसीओ की इतनी ज्यादा है, तो ब्राह्मण ऑफिसर्स आप सोचें। तो जो ब्राह्मण रन अपार्थाइड इंडिया में एज अ होल चल रही है ना राय साहब, वो इंडियन आर्मी के अंदर वो वो सराहियत कर चुकी है, वो मौजूद है। ऊपर से हिंदुत्वा फाशिज्म ने जब हिंदुत्वा टेररिस्ट जो हैं या आरएसएस टेररिस्ट जिनको आप बोलते हैं, आरएसएस ने चले अपने लड़के जो भर्ती कराए। मुझसे कुछ गिला कर रहे थे इंडिया से लोग कि आप सर इतनी सख्त बात हिंदुत्व पे मत किया करें। यार हम कैसे ना करें, आप लोग अपनी हरकतें देखें। गुजरात से शुरू होकर आज दिन तक आप प्राइम मिनिस्टर मोदी लेके आए कि जी गुजरात का इकोनॉमिक मॉडल हमने इंडिया में लेके आना है। वो आप पूरी दुनिया फॉरेन पॉलिसी उठा के मैगजीन उठा के ग्लोबल मैगजीन देखे ना, इंडियन मीडिया छोड़ दें, चलें पाकिस्तान मीडिया छोड़ दें, ठीक है, बाहर की दुनिया को तो आप कम से कम सीरियस ले ना। वो न्यूट्रल लोग हैं, वहां पे और आप हर जाके तरफ से इनको क्या। हर तरफ से इनको बुरी खबरें मिल रही हैं। यहाँ पे मेरा एक एक सवाल था, वो 6 SLI के बारे में ही था। आपने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा कि उनके यहाँ अब सिख ऑफिसर्स जो हैं वो नहीं सर्व कर सकते, लेकिन जनरल बिक्रम सिंह जो हैं उस वक्त वो सर्व कर रहे थे। तो अब क्या चेंज हो गया, या क्या वो क्यों कर रहे थे फिर? मैंने आपको बताया राय साहब, जनरल बिक्रम सिंह की पेरेंट यूनिट है 6 SLI। हम्म। 6 SLI उनकी पेरेंट यूनिट है। तो जिस वक्त उन्होंने कमीशन लिया होगा, ये मतलब आई एम श्योर इन्होंने कमीशन लेट 70s में लिया होगा या 70s के अंदर। तो उस वक्त जो है पेरेंट यूनिट में, जारी बात है सिख यूनिट में सिख ऑफिसर्स ही जाते थे, विच इज क्वाइट अ नेचुरल फिनोमेना ना। सिख यूनिट है तो सिख ऑफिसर जाएंगे, जिस तरह हमारी यूनिट्स हैं उसके अंदर, मतलब कि इस तरह की कोई मतलब कोई भी वो नहीं है। क्लास कॉम्पोजिशन तो हमारे ओआरस की है, लेकिन ऊपर ऑफिसर्स कौन आएगा, किस बैकग्राउंड किस डोमिसाइल का आएगा, इसके ऊपर किसी किस्म का मेरिट बेस्ड सिस्टम है। इररिस्पेक्टिव ऑफ हिज एथनिक बैकग्राउंड ही इज पोस्टेड देयर। अभी यहाँ पे प्रॉब्लम ये है कि बाय लॉ इन्होंने लगा दिया 1984 में, जो इन्होंने जेनोसाइड की पंजाब में, उस जेनोसाइड के नतीजे में इन्होंने कहा कि यार अभी तो देखो कि ये म्यूटनी हो जाएगी। मतलब कि अगर आप इसको ये अगर आपने सिख ऑफिसर्स, क्योंकि जाहिर बात है उनकी फैमिली मेंबर्स मारे गए थे यार, इन्होंने कहा कि अगर इन्हीं सिख ऑफिसर्स को हमने सिख रेजिमेंट के अंदर चलाई रखा तो ये तो पूरी पूरी यूनिट्स म्यूटनी कर देंगे। तो हाँ। इन्होंने बड़ा हौच पौच जल्दी जल्दी के अंदर जो है तमाम सिख ऑफिसर्स को निकाल दिया सिख यूनिट से। और ये सिर्फ सिक्स में नहीं था, इसके अलावा वहां पे यूनिट थी मराठास की। वो मराठा जो है 2 मराठा वहां पे थी, 2 MLI। तो 2 MLI में भी इसी तरह उनके ऑफिसर्स जो है वो मराठा ऑफिसर्स नहीं थे। और मैं आपको बड़े मजे की बात बताऊं कि ये जो 2 मराठा, इनका बड़ा मजेदार किस्सा उन्होंने मुझे बताया कि ये किंसाशा एयरपोर्ट के ऊपर ये यूनिट 6 महीने की रोटेशन हो रही थी। तो हमारे जो ऑफिसर्स वहां पे गए हुए थे, डिप्टी फोर्स कमांडर गए हुए थे और 2-3 ऑफिसर्स गए हुए थे, अपने ऑफिसर्स को भूल के छोड़ के 1.5 घंटे का टाइम लगा, एक एक जवान ने जाके ग्रुप्स में तस्वीरें खिंचवाई। तो हमारे ऑफिसर्स हंसते थे कि हिंदुस्तान का शायद ही कोई घर रह गया होगा जहां पे हमारी तस्वीरें नहीं लगी हुई होंगी। तो
तो दूसरा वहां पे जनरल बिक्रम सिंह वाज मेजर जनरल एट दैट टाइम एंड ही वाज द फोर्स कमांडर, एंड जनरल कमर जावेद बाजवा जो है वो वहां पे ही वाज वन ऑफ द ब्रिगेड कमांडर। इनकी आपस में बड़ी जबरदस्त किस्म की बातचीत चलती थी, फनी बातचीत चलती थी। जारी बात है ऑफिसर्स आसपास स्टाफ ऑफिसर्स सुन रहे होते थे। तो जनरल ये मेजर जनरल बिक्रम सिंह जिस वक्त लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हुए, वहां पे इन्होंने जाके कहा कि नहीं मैं तो किसी और कोर में जा रहा हूँ। हालांकि इन्होंने अपनी जो यूनिट कमांड की है वो भी कश्मीर में की है, और ब्रिगेड जो कमांड किया वो भी कश्मीर में किया है, और जो डिव कमांड किया वो भी मकबूजा कश्मीर में किया है, और फिर कोर कमांड भी ये चनार कोर जो इनकी 15 कोर है वहां इन्होंने मकबूजा कश्मीर में जाके की। अच्छा, जब ये प्रमोट हुए एज अ मेजर जनरल टू लेफ्टिनेंट जनरल प्रमोट हुए वहां पे कांगो में, तो इन्होंने बड़े मजे से उस दिन सारे बैठे हुए थे इकट्ठे, तो सबको कहा कि मैं अभी जो है ना चीफ बन जाऊंगा, नाउ आई एम ऑल सेट टू बिकम द चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ, आई एम द चीफ ऑफ द इंडियन आर्मी। तो जनरल कमर जावेद बाजवा बड़े मजे से कहते सर ਇਹਦਾ मतलब है कि साडा एसएम ते ਤੁਹਾਡਾ चीफ एको गल है। मतलब जो फौजी हैं ये बात समझेंगे कि सूबेदार मेजर जो है वो जाहिर बात है उसको 5 साल पहले पता होता है कि ये रिटायर हो रहा है, तो जब 5 साल पूरे होंगे तो मेरा सीनियरिटी में नंबर 1 बारी होगी तो मैं ऐसा बन जाऊंगा। ये इन्होंने वो हिसाब रखा हुआ है, कॉम्पिटेंसी नहीं है, सिर्फ सीनियरिटी है। जिस तरह आजकल हमारा सुप्रीम कोर्ट का हिसाब किताब चल रहा है उस तरह इनका हिसाब किताब था, तो इस पे बड़ा जबरदस्त किस्म का। और उसके अलावा जो है अक्सर औकात जो है वो जनरल बिक्रम सिंह जो है वो गिला करते थे जनरल बाजवा से कि मेरा ते दीन तुसी भ्रष्ट करते रहंदे हो, मेरा ते अपना भी भ्रष्ट करो, मेरे नाल बैठ के खाना शाना खा लो। तो जनरल कमर जावेद बाजवा कहते थे सर मैं तो खा ला पर मुंडे मैनू नहीं छड़न गया, अपने हमारे ऑफिसर्स के बारे में कहते थे और अवॉइड कर जाते थे। जनरल बिक्रम सिंह वैसे मोना सिंह है, मतलब ही इज नॉट अ प्रैक्टिसिंग सिख, बस सिर्फ टर्बन पहनते हैं, अंदर कट मट कराया हुआ है, सारा सिस्टम उन्होंने कराया हुआ है। वो ही इज अ सेकुलर सॉर्ट ऑफ अ गाय, वो प्रैक्टिसिंग सिख नहीं है, मोना सिख बोलते हैं उसको। 6 SLI वाले themselves, मुझे उन्हीं जिसी जेसीओ ने कहा, मैंने कहा भाई वो बिक्रम सिंह साहब तो जो है वो खुद सिख है, इतनी बड़ी टर्बन पहन के बैठे होते। वो कहना सब छड्डो, वो मोना सिख है, मतलब ही इज नॉट अ प्रैक्टिसिंग सिख, दे वांट टू से। अच्छा, जी यहाँ पे एक बड़ा इंपॉर्टेंट सवाल और बड़ा इसके बारे में कुछ बातें भी चली थी कि इंडियन जो आर्मी है उनका कॉन्गो में कुछ रेप के केसेस भी आए थे। ये इंटरनेशनल सर्विस में, यूनाइटेड नेशन की सर्विस में इनके इस तरह के काफी सारे केसेस सामने आए थे। इसके बारे में आप क्या बताना चाहेंगे? राजेश साहब, इसके बारे में भी डिटेल मेरी बातचीत हुई तो पता मुझे ये चला कि ये ऑफिसर्स, इंडिया आर्मी जो है 50%, ये तो आपको पता है इंडिया में रेप हर 7 मिनट 21 मिनट में कहते हैं रिपोर्ट हो जाता है एक रेप। तो वहां पे तो बेचारे गरीब अफ्रीकन बैठे हुए हैं, भूखे नंगे हैं, उनको सिर्फ आप राशन कुछ दे दो तो उसके बाद रेप कर लो उनके बाद। तो ये 6-6 महीने की इनकी रोटेशन होती है। तो उन्होंने एक सिलसिला चलाया हुआ था कि जी ये आते थे, रेप करते थे, रेप ही है ना, विदाउट मैरिज, ये उनको राशन दे के इन रिटर्न सेक्स करते थे, और उसके बाद वहां से बच्चे भी वहां पैदा होते थे, लेकिन इनको कोई परवाह नहीं होती थी। 6 महीने बाद जो दूसरी यूनिट आती थी उससे ये बाकी तो हैंडिंग टेकिंग ओवर करते थे, ये इन औरतों की भी हैंडिंग टेकिंग ओवर कर लेते थे कि तू चल भी तू इधर शुरू रहे ना। तो वो बाद में बच्चे भी होते गए, और बाद में जब ये रेप का सिलसिला बहुत ज्यादा बढ़ा तो यूनाइटेड नेशंस ने इसके ऊपर बकायदा कमीशन बिठाया। जब कांगो की गवर्नमेंट ने ये डिमांड किया कि हमें इंडियन आर्मी यहाँ पे नहीं चाहिए, वी विल नॉट एक्सेप्ट इंडियन आर्मी इन कांगो, तो उसके ऊपर जो है इन्होंने हल ये निकाला कि आप एक कमीशन बनाएं। तो ये कोई कमीशन इस तरह नहीं था कि जी एक डिसीजन हो गया, बकायदा तौर पे विटनेसेस वहां पे बुलाए गए, और बकायदा तौर पे एक एक केस के ऊपर तकरीबन 1 से 1.5 साल लगा कमीशन की रिपोर्ट फाइनलाइज होने में। और वो सामने ये आया कि 250 प्लस इंडियन सोल्जर्स, which included their officers as well, they were charged with rape of the African woman। और उसकी वजह से उनके खिलाफ इंडियन आर्मी ने डिसिप्लिनरी एक्शन भी किया, जो कि उनकी प्रोफेशनल आर्मी थी उस वक्त। तो जाहिर बात है उन्होंने कहा कि ये बिल्कुल गलत हुआ है, डिसिप्लिन जो है उसकी खिलाफ वर्जी हुई है, उसका एक्शन किया गया। मैं 2000 आज से 10 साल पहले की बात कर रहा हूँ, मोदी के आने से पहले की बात कर रहा हूँ, तो उस वक्त प्रोफेशनलिज्म थी इंडियन आर्मी में। अभी तो देखे ना यहाँ पे जो है पोलिटिसाइजेशन हो गया, सफनाइजेशन चल रही है इंडियन आर्मी की। देखिए आर्मी में ठीक है, हर आर्मी में मसले मसाइल होते हैं, लेकिन
इसराइल का जिस वक्त जो है ना इम्पैक्ट ग्लोबल सिक्योरिटी के ऊपर पड़ने लग जाता है, या चले रीजनल सिक्योरिटी के ऊपर पड़ने लग जाता है, तो फिर हमारा हक बनता है इनके ऊपर बात करने का। इसलिए हम बात कर रहे हैं। प्लीज आप ये बात समझें, जो इंडिया में हमारे दोस्त बैठे हुए हैं, हम कोई मतलब हमारे जहन में कोई गौरव आर्या वाली बात नहीं है, ये गौरव आर्या वाली जहनियत नहीं है हमारी कि जी अब माचिस की तीली फेंक के आग लगाएं, जहां सूखा देखें तेल छिड़के नफरत बेचें। नहीं, ये हमारा एंडेवर नहीं है, ये ना हम चाहते हैं। हम हक सच पे बात करते हैं, एंड वी वांट पीस, बट ऑन, प्लीज ट्राई टू अंडरस्टैंड दैट पाकिस्तान आर्मी इज एन एडवोकेट ऑफ पीस, बट ऑन इक्वल टर्म्स। आप ये बात भूल जाएं कि आप हमें दबा सकते हैं, और ये तो बात अभी आप रियलाइज कर ही गए हैं कि पाकिस्तान को मिलिटरली आप डिफीट नहीं कर सकते, इसलिए हाइब्रिड वॉरफेयर के अंदर एक तेजी आई है। आप सेक्टेरियन वायलेंस कराना चाह रहे हैं पाकिस्तान के अंदर, उधर नवाज शरीफ को आप यूज कर रहे हैं क्योंकि मोदी साहब के हवासों के ऊपर इमरान खान सवार है। 5 साल लगा के उन्होंने आइडिया ऑफ इंडिया एक अपना जो पब्लिक इमेज क्रिएट किया था पूरी दुनिया में, 2021 करोड़ आईएनआर लगा के वो 2 साल में इमरान खान साहब ने तबाह बर्बाद तहस नहस कर दिया। तो जाहिर बात है फिर अभी इस वक्त ईगोस की गेम है, मोदी साहब की ईगो हर्ट हुई हुई है। और आप लोग कहते हैं कि यार हिंदुत्व पे बात मत करें। यार देखें, आप लोग मुझे ये बताएं कि Modi is the most successful, I mean, he's the most famous democratic प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। इसका मतलब है कि आप लोग उसको सपोर्ट करते हैं, आप लोगों ने उसको वोट दिया है। इसका मतलब है कि आप लोग उसकी पॉलिसीज को भी, जो कि हिंदुत्व फाशिज्म है, उसको सपोर्ट करते हैं। तो हम फिर क्यों ना इसके ऊपर बहस करें, हम क्यों ना इसको कॉल आउट करें, हम क्यों ना एक्सपोज करें हिंदुत्व फाशिज्म को। आप लोगों का गिला जायज नहीं है मुझसे कि आप लोग जो है चुप इसके ऊपर प्रोफेशनल बात करें। इश्यूज पे बात कर रहे हैं ना हम, टारगेट हम पर्सनालिटी इसलिए करें, ही इज योर इलेक्टेड लीडर and he is the most strong prime minister India has ever had, and India is in the greatest mess as well because of him. आप प्लीज सुशांत सिंह ने जो फॉरेन पॉलिसी के अंदर आर्टिकल लिखा है 4 दिन पहले, यार उसी को पढ़ लें। उसको आप ठप्पा मारेंगे कि नहीं ये ट्रेटर है। ही इज अ वेटरन ऑफ इंडियन आर्मी हिमसेल्फ, 20 years की उसकी सर्विस है। उसके बाद आप उसको कहते हैं ट्रेटर। प्रवीण सानी को आप कहते हैं नहीं वो भी ट्रेटर है। जो भी आप लोगों को आईना दिखाए वो ट्रेटर है। और फिर आप ये बात करते हैं कि गौरव आर्या जो है वो कॉर्पोरेट कल्चर में रहा है, तो वो शायद उसको ज्यादा चीजों की समझ नहीं है और उसको सिक्योरिटी की जरूरत होती है। यार ये किसी और को जाके फुद्दू लगाएं आप, ठीक है। आरएसएस बीजेपी मीडिया सेल उसको बैक कर रहा है, ठीक है। उसका बिजनेस यही है, नफरत बेचना। नफरत का जो सौदागर होता है उसको सिक्योरिटी चारों तरफ रखनी पड़ती है। मतलब ये बात हमें समझ है। आप ये बात हमें मत बताएं, ये फजूल की बहस में मत पड़े। देखें, आई एम एंटी एड होमिनम। मैं पर्सनालिटीज को डिस्कस नहीं करता आप लोगों की तरह। आप लोगों को इशू है और जी ये इस तरह बोल रहा है, ये फजूल बात कर रहा है, ये कहानियां सुना रहा है, इसका वजन ज्यादा है, ये है वो है। यार देखो, दिस इज एड होमिनम गुफ्तगू। मैं इसके ऊपर बिलीव नहीं करता। अगर मैं इसके ऊपर बात करने आऊं तो आप लोगों को जगह नहीं मिलेगी छुपने की। आप लोग बात समझें, ये जो आप लोगों ने चूरन बेचा है ना का, इसकी वजह से आपके हालात है इंडिया में जो इस वक्त है। किधर गई आपकी वो ग्लोबल इकोनॉमी इमर्जिंग। चाइना ने आप लोगों का 1000 किलोमीटर एरिया ले लिया, और आप लोग अभी जो है ना उसको खा सकते हैं ना उसको थूक सकते हैं। क्या करेंगे आप लोग? जवाब देंगे? जवाब देने के आप काबिल ही नहीं है वहां पे। और आप हमसे वहां जवाब में आपने जो है ना हमारे ऊपर एग्रेसिव, वो भी आप मिलिटरली हमारे खिलाफ कुछ नहीं कर सकते। 27 फरवरी 2019 को यह बात साबित हुई। इंडिया में आप लोगों ने एक ही प्रोपेगेंडा फैलाया हुआ है कि जी पाकिस्तानी जो हैं उनका उनका जो वो पता नहीं किस किस्म के हालात में रहते हैं और बहुत ही गुर्बत है, और सारे एक दूसरे को भाईजान सलाम भाईजान करके बात करते हैं। यार आप लोगों ने एक इमेज ही अलग क्रिएट किया हुआ है हमारा, जो कि एक आम आदमी हिंदुस्तान का, जाहिर बात है आपकी बातें सुनता है और उसके दिल में इतने शक छुपे हैं कि पता नहीं पाकिस्तान आके देखो। ये जो यूरोपियंस पिछले 2 साल में आए हैं, इनके वीलॉग्स उठा के देखो, आपकी आंखें खुले कि पाकिस्तान किधर पहुंच गया है। आप लोगों की बातें सिर्फ रह गई हैं। मिलिटरली हम आपसे स्ट्रांग हैं, हम अपना फाइटर एयरक्राफ्ट बना रहे हैं और एक्सपोर्ट कर रहे हैं। दुनिया के सिर्फ 4 या 5 मुल्क हैं जो एक्सपोर्ट करते हैं फाइटर एयरक्राफ्ट। हमारी टेक्नोलॉजी आपसे एडवांस्ड है, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर आपने देखना है तो आके देखें, आपकी आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। तो बहरहाल ये डिस्कशन राय साहब एक अलग है। 250 जो है ना इनका ऑफिसर्स उसमें शामिल थे।
इनकी मैन पावर के 250 लोग। अच्छा, ये इशू राय साहब एक भी नहीं रिपोर्ट हुआ। अभी आप देखें उधर 250 केसेस प्रूव हो गए ना। पाकिस्तान आर्मी 50% स्ट्रेंथ थी, 50% इंडियन आर्मी थी। पाकिस्तान आर्मी का एक केस रिपोर्ट होना तो प्रूव होना तो बात की बात है, रिपोर्ट ही नहीं हुआ, पाकिस्तान के खिलाफ शिकायत नहीं है। क्यों? क्योंकि वहां पे हमारा ईमान, हमारा मजहब हमें बचा के रखता है। हम अपनी ड्यूटी जहाद समझ के करते हैं। आप लोगों ने जहाद को बदनाम किया, गलत किया। जहाद का असल कॉन्सेप्ट कौन क्या है और असल जहाद कौन लड़ रही है, वो पाकिस्तान आर्मी लड़ रही है। आप लोग हमें जहादी कहते हैं, हमें फख्र से कबूल है। आपको अल्लाह ने दिखाया आरएसएस टेररिस्ट इज अ ग्लोबल ट्रेंड नाउ जस्ट बिकॉज व्हाट यू वर डूइंग, यू वर सेलिंग हेट। आप लोगों को उसका जवाब मिला। जी राय साहब। आखिर में मैं दो बातों के साथ एहतराम करूंगा। वो ये कि आपने कमीना की बात की। कमीना में जो इंडियन आर्मी ने कमीनगी की वो तो सबके सामने, और कमीनगी मैं इसको इसलिए कह रहा हूं कि वो राशन जो कि यूनाइटेड नेशन ने अपने पैसों से दिया आगे देने के लिए, इन्होंने उस राशन को बेट बना के वहां पे इस्मत दरी की, वहां पे रेप किए, जो कि निहायत ही भयानक है और इंसानियत से गिरी हुई कमीनगी है। और ये कमीना की बात थी। दूसरी बात ये कि आपने कहा कि ये शख्सियत पे बात करने वाले लोग हैं। मुझे भी, मेरे भी ये हेयर स्टाइल पे बहुत ज्यादा गुफ्तगू करते हैं, जिससे कि मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। उसकी वजह यह कि आई टेक इट एज अ कॉम्प्लीमेंट बिकॉज आई नहीं कीप नहीं दिस राय हेयर साहब, मैंने स्टाइल। आपको इसलिए कहा, मुझे मुझे कख नहीं फर्क पड़ता, मैं कमेंट्स पढ़ता ही नहीं हूँ, ठीक है। मुझे हाँ, कख नहीं फर्क पड़ता है जो मर्जी लिखते हैं वो, लेकिन मेरी मैसेज पढ़ती है। उसने मुझे कल पर कहा वो, तो उसने मुझे कहा कि लंदन से, कि उसने कहा देखो तुम जो अभी लंदन आओगे ना तो मैं तुम्हारा स्ट्रिक्ट डाइट रिजीम चलानी है, तुम्हें सिर्फ उबली हाँ। चीजें मिलनी है। मैं कहा अल्लाह का वास्ता है, मैं गोश्त नहीं खावांगा तो मर जाऊंगा। तो अच्छा। उसने कहा नहीं तुम वो कमेंट्स पढ़ो। मैंने कहा कमेंट्स हिंदी एंड ट्रोल्स लिखते हैं। कहती नहीं फिर भी। तो मेरा ये इंडियन ट्रोल जो है ना, बीजेपी वाले और आरएसएस वाले, इनसे बड़ा गिला है। मैं आप लोगों को छोड़ूंगा नहीं। आप लोगों ने मेरा गोश्त बंद कराया है वहां पे। मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा। आगे क्या मेरा बनेगा। अच्छा, मेरी वाइफ मुझे ये कहती है कि अ, आप ये काम छोड़ नहीं सकते, ये यूट्यूब वाला ना करें। मेरे को जी, पता नहीं क्यों ये कहे जा रही है। पढ़ के फिर कमेंट्स पढ़ के। फिर मैंने एक कमेंट पढ़ा। एक कमेंट में ये लिखा था कि ये जो राजा है ये पागल हो गया है और ये ड्रग्स पे लग गया। उसकी वजह ये है कि इसकी बीवी मर गई है। राजे दोनों ही अब ये कहते हैं पागल हो गए हैं, लेकिन असल में राजों का इम्पैक्ट इतना ज्यादा हुआ है कि इन्होंने अभी इज्जत के साथ बात करनी शुरू कर दी है। तो हम इज्जत के साथ आपके सवालों का जवाब दे रहे हैं कि आप लोग अपने गिरबान में झांकें। हम लोग अमन चाहते हैं। हम लोग वो नहीं चाहते जो ये मेजर गौरव आर्य ने जो चूरन बेचा, और अर्नाब गोस्वामी जैसे लोगों ने ये जो चूरन बेच रहे हैं ना, ये हमें नहीं चाहिए। और आप लोगों जो लोग फंस गए ये चूरन बेच के, चाइना के आगे आप बोल नहीं सकते, उनका तो आप नाम भी नहीं ले सकते। पाकिस्तान से अमन किए बगैर आपका गुजारा नहीं है। लेकिन पिछले 7 साल में इतनी बकवास की है आप लोगों ने पाकिस्तान के बारे में कि किस मुंह से भी आप अमन की हमसे बात करेंगे। लेकिन देयर इज अ विल, देयर इज अ वे। तो आप इस बारे में सोचें। दूसरा राय साहब इसको एंड करेंगे वीडियो को। इनका जो प्रमोशन का एक फास्ट ट्रैक सिस्टम है इंडियन आर्मी में, उसके ऊपर भी कल डिस्कशन हुई। क्योंकि हाँ। हमारा जितनी सर्विस में एक मेजर बनता है ना, 17-18 साल में हमारा एक मेजर तैयार बनता है, फील्ड ऑफिसर। तो उतनी सर्विस में इनका लेफ्टिनेंट कर्नल यूनिट कमांड कर रहा होता है। मतलब ये आप देखें कि 13 साल के ऊपर जो है ना अपना ये अपना बंदा, 13 से 17 साल की कोई लिमिट है उसके अंदर ये प्रमोट कर देते हैं। उसकी वजह उनसे पूछी इंडियन आर्मी वेटरन से। मैंने कहा कि सर ये क्या वजह है कि हमारा अक्सर औकात इस तरह यूएन मिशन के ऊपर होता है कि हमारा मेजर पीएससी क्वालिफाइड, मतलब जो स्टाफ कॉलेज क्वालिफाइड सीनियर मेजर होता है। आपका एक लेफ्टिनेंट कर्नल जिसकी सर्विस उन मेजरों से भी कम होती है, वो ऊपर आप उसको लगा देते हैं मतलब उसको अक्सर औकात जो है आप बॉस लगा देते हैं, लेकिन उसका नॉलेज भी कोई नहीं होता, उसके समझ भी कोई नहीं होती। तो ये फास्ट ट्रैक चक्कर में आप लोग कॉम्प्रोमाइज कर रहे हैं प्रोफेशनलिज्म को। इसकी क्या वजह है? तो उसके बाद जवाब उन्होंने ये दिया कि ये जो हमारा सिस्टम है ये इसलिए आया कि हमारे बड़ों ने, जो जीएचक्यू ने सोचा कि जो सिविल सर्विसेज के ऑफिसर्स हैं वो जो मिनिमम भी ग्रेड है 19 पे रिटायर होते हैं, ग्रेड 19 के ऊपर। पाकिस्तान में भी इसी तरह है। लेकिन यह है कि मैक्सिमम मेजोरिटी जो है वो 22 ग्रेड 21 ग्रेड पे चली जाती है। वेयर एज आर्मी ऑफिसर्स मेजर रिटायर हो जाते हैं, जिससे हमारे 80% जो है
वो मेजर रिटायर हो जाते हैं। मैं तो खैर वॉलंटियरली रिटायरमेंट लेके, तो आफ्टर 21 years of service पाकिस्तान आर्मी से, बिकॉज ऑफ माय वॉर इंजरीज आई केम आउट। आई हैड अ लॉन्ग कैरियर अहेड, बट यू सी मेजर 80% होते हैं मेजर रैंक के ऊपर रिटायर हो जाते हैं। अभी आप देखें कि इनका भी ये इशू जब सामने आया तो इन्होंने ये किया कि आप ये फास्ट ट्रैक कर दो प्रमोशन। अच्छा, उस फास्ट ट्रैक करने की वजह से पूरे का पूरा जो इनका प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस का सिस्टम है, हमारा सीईओ लेफ्टिनेंट कर्नल होता है, इनका सीईओ फुल कर्नल होता है, लेकिन उसकी सर्विस बराबर होती है बल्कि कम होती है। तो वो जो इन्होंने फास्ट ट्रैक किया उसकी वजह से जब ये यूएन फोर्सेस के अंदर जाते हैं तो वहां पे इनका कॉम्पिटेंस लेवल बहुत कम होता है। जाहिर बात है, एक्सपीरियंस के हिसाब से कॉम्पिटेंस आई ना, तो वो एक्सपीरियंस लेवल इनका बड़ा कम होता है। एक तो 6-6 महीने की इनकी बड़ी स्विफ्ट रोटेशन होती है। तो आप देखें कि ये इस वजह से इनके जो आर्मी है उसके अंदर ये इश्यूज बहुत ज्यादा आ रहे हैं कि इनकॉम्पिटेंस और इन एक्सपीरियंस की वजह से आ रही है। और जब वो ग्लोबल लेवल के ऊपर जाते हैं, वेस्टर्न आर्मीज के साथ ऑपरेट करते हैं या यूनाइटेड नेशन मिशंस के ऊपर ऑपरेट करते हैं, तो यूएन मिशंस पे एक बहुत बड़ी डायकोटमी आ जाती है। तो हमारे ऑफिसर्स से उन्होंने पूछा, बल्कि मुझसे पूछा कि आप लोगों ने ये काम क्यों नहीं किया, क्योंकि पाकिस्तान में भी सेम इशू है। तो मैंने उनको कहा कि सर, आपने बेसिकली अपने ऑफिसर्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए, पोस्ट रिटायरमेंट रिहेबिलिटेशन के लिए आपने ये काम शुरू कर दिया ना, कि जी ये मतलब बिल्कुल सुख जाएंगे, इनकी पेंशन भी कोई नहीं होगी, मेजरी के ऊपर इनको पूछेगा कोई नहीं। कहते हैं बिल्कुल एग्जैक्टली यही वजह है। तो हमारे यहाँ एक सिस्टम है कि आप 15 साल की सर्विस पे एक प्लॉट मिलता है, उसके बाद आप वॉर कोर्स करते हैं तो और 25 साल की सर्विस पे दूसरा प्लॉट मिल जाता है। अगर आप मेजर भी रिटायर हो, और ये तमाम के तमाम प्लॉट्स जो है वेलफेयर बिजनेसेस आर्मी खुद मैनेज करती है डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी के तहत। तो बेनिफिट हमने देना था अपने ऑफिसर्स को, क्योंकि वो उनका कंपैरिजन जो सिविल सर्विसेज के ऑफिसर से होता है उसमें हमारा ऑफिसर 80% मेजरी पे रिटायर हो रहा है। तो उनको बेनिफिट लेवल करने के लिए ये एक वेलफेयर सिस्टम पाकिस्तान आर्मी ने चलाया हुआ है, जिसकी वजह से ग्लोबल लेवल के ऊपर आप देखें कि हमारे ऑफिसर्स की कॉम्पिटेंस, हमारे ऑफिसर्स इस वक्त डायरेक्टिंग स्टाफ हैं, डीएस हैं, ज्वाइंट सर्विसेज कॉलेज यूके में, ऑस्ट्रेलिया में, जापान में। आप अंदाजा करें, हमारे ऑफिसर्स पढ़ाते हैं नाटो आर्मीज के ऑफिसर्स को, लेकिन इंडियन ऑफिसर्स वहां जो पोस्ट होते हैं वो सिर्फ लेजॉन ऑफिसर होते हैं। क्यों? उसकी वजह ये होती है कि आप लोगों के ऑफिसर्स, आपका जो फास्ट ट्रैक प्रमोशन सिस्टम है, इसने आपकी कॉम्पिटेंस नल एंड वाइट कर दी है। और हमारा भी देखिए बेनिफिट सिस्टम मौजूद है, लेकिन हमने वो बेनिफिट सिस्टम ये जो है वो हाउसिंग स्कीम्स की तहत, हम अपने ऑफिसर मेजर रिटायर होता है तो उसको एक प्लॉट एक दे देते हैं, ठीक है, उसकी एज वो होती है कि उसके बच्चे जो है वो स्कूल कॉलेजेस में पढ़ रहे होते हैं, उसने एक पूरी जिंदगी दोबारा से स्टैब्लिश करनी होती है। तो वेलफेयर सिस्टम के तहत उसको ये प्लॉट, एक कनाल का, एक 10 मरले का, और एक घर, घर के पैसे बहरहाल उसको पूरे के पूरे देने पड़ते हैं। उसकी कमिटेशन जितनी 70-80 लाख रुपए होती है, और पूरी सर्विस वो महीना महीना 15-1 हजार रुपए कटाता रहता है, तो उसको घर मिल जाता है। साथ ही उसको ये इतने प्लॉट मिल जाते हैं, एक डेढ़ प्लॉट मिल जाता है, ताकि वो अपने आप को रीस्टैब्लिश कर सके सिविलियन लाइफ के अंदर। इसकी वजह से हमारा जो प्रोफेशनल स्टैंडर्ड्स हैं वो कॉम्प्रोमाइज नहीं होते, whereas in the Indian Army that's not the case, their professional standards have been compromised। जी राय साहब, तो मैंने कहा ये बताऊं। और दूसरा, इसी 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 बात जी, सिखों के साथ राय साहब, उनका जो गिला था, मैंने शुरू में आपसे बात की कि उनका बड़ा शदीद गिला था, और ये इंडिया के मुसलमानों का भी बड़ा शदीद गिला है। जो उनका हज सिस्टम है वो एक पॉलिटिकल सिस्टम है। मतलब उसकी जो सिलेक्शन होती है वो पॉलिटिकल सिलेक्शन होती है हज की। एक तो वहां पासपोर्ट लेना ही बहुत बड़ा अजाब है। जब पुलिस वेरिफिकेशन आ गई तो जाहिर बात है वो फिर एक पासपोर्ट लेना, उसके बाद सिखों और मुसलमानों का इस्तेसाल हो रहा है बड़ा ही स्ट्रांग। और नॉर्थ ईस्ट जो उनकी स्टेट्स हैं वहां पे भी, हज के अंदर भी अगर आप देखें तो आपको, आप हाजी हजरात जितने भी गए हुए हैं, आप लोग वहां पे आपने इंडिया के हाजियों की हालत देखी होगी, तो वही देख के आप पाकिस्तान की कदर करें। वहां पे आप देखेंगे ये लोग जा रहे होते हैं, इन्होंने एक ठप्पा इधर इंडिया के फ्लैग लगाया होता है, एक इधर लगाया होता है, एक नीचे लगाया होता है, पीछे बड़ा बड़ा लिखा होता है कि जी वो इनकी जो हज कमेटी है उसका नाम लिखा हुआ होता है कि जी ये इंडियन हज कमेटी जो है, हिंदुस्तान हज कमेटी जो है, वो जो कमीशन है जो भी, उसका नाम लिखा हुआ होता है। तो मतलब ठप्पे मार के आपने ऊपर से पॉलिटिकल, आप बुड्ढों को सिर्फ भेजते हैं ये लोग, आपको पता है जवानों को इजाजत ही नहीं है, पासपोर्ट ही नहीं इशू करते मुसलमान जवानों को। ये वहां पे इतना इस्तेसाल है, बेचारे वहां पे बुरी हालत है। उनकी फिजिक ही आप देखें ना, इतने मतलब कमजोर होते हैं, उनकी हालात ऐसे हैं कि बहुत ही मुश्किल हालात हैं इंडियन। इस पे फिर किसी दिन
तो इस पे एक अलग प्रोग्राम करेंगे राय साहब इस जी, पे बिल्कुल एक अलग प्रोग्राम करेंगे और बैठे बॉर्डर पार वाले मेरे हाँ, दोस्त, हाँ। इस पे अलग और प्रोग्राम दूसरी करेंगे। दूसरी बात इस पे मैं इख्तिताम करना चाहूंगा, पहले वाला इख्तिताम छोड़ें, इस पे इख्तिताम करूंगा कि जहां तक बात है कॉम्पिटेंसी ऑफ पाकिस्तान आर्मी सोल्जर्स, वो पूरी दुनिया में इस वजह से मानी जाती है क्योंकि 15 साल हो गए पाकिस्तान ने। देखें, सेकंड वर्ल्ड वॉर, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को अगर मिलाया जाए तो क्या 10-11 साल बनते हैं, जो कि जिसमें कि पूरी दुनिया आपस में जंग लड़ लड़ा के थक थक गई। लेकिन पाकिस्तान आर्मी 15 साल हो गए हैं, लड़ी जा रही है, जाने देंगे, कुछ भी करेंगे, लेकिन अपना परचम नीचे नहीं आने देंगे, वैसे ही लहराता रहेगा। और टेररिज्म को शिकस्त दी, एक वाहिद कंट्री है पूरी दुनिया में जिसने के टेररिज्म को शिकस्त दी, और उसी सिलसिले में मेजर आदिल राजा भी उनमें से एक ऑफिसर्स हैं जिन्होंने के रिलेंटलेसली ही फॉट अगेंस्ट टेरर विच वाज बीइंग फंडेड बाय आरएसएस regime इन आवर नेक्स्ट डोर्स। और उस रजीम ने जो फंड किया उसके खिलाफ इन्होंने लड़ा, और अल्हम्दुलिल्लाह से पाकिस्तान ने उसके ऊपर कंट्रोल किया। पूरी दुनिया में ऑफिसर्स पाकिस्तानियों को वहां पे टीचर क्यों रखा जाता है, उसकी वजह यह है कि देयर इज ओनली वन सक्सेस स्टोरी अगेंस्ट टेररिज्म एंड दैट इज पाकिस्तान। और जब बात आती है इंडियन आर्मी की, तो उनकी तो अपने यहां ही कोई कॉम्पिटेंसी नहीं है। अगर कोई कॉम्पिटेंसी होती तो वो एलएसी पे शो होती ना, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल पे। जो चाइना इनके साथ करने आया था उसके खिलाफ कुछ ना कुछ तो करते ना। गट्स ही नहीं है, गट्स नहीं ही राय नहीं है ऑफिसर्स। साहब, नहीं राय साहब प्लीज लेट मी कंक्लूड देन। ये एक मैं ऐड जरूर करूंगा, नहीं इंडियन आर्मी में ब्रेव ऑफिसर्स हैं, गट्सी ऑफिसर्स एंड गट्सी मैन पावर है, इसमें कोई शक नहीं। सिख उनके गट्सी हैं, गोरखे बड़े गट्सी हैं। और बहरहाल अभी नेपाल वालों ने इस पे बैन लगाने की एक आपको पता रेजोल्यूशन लेके आए थे, इंडिया ने हाँ, बड़ा हाँ। तो इन्होंने तिब्बत से लेके आ रहे हैं अभी। हाँ, तो अब ये तिब्बत से लेके आ रहे हैं। देखिए गट्सी लोग मौजूद हैं इंडियन आर्मी के अंदर, ऐसी बात नहीं है, लेकिन ये जो पिछले 7 साल में सेफनाइजेशन हुई है ना इंडियन आर्मी की, जो हाँ। कंटिन्यू कर रही है, इसकी वजह से ये इनके प्रॉब्लम्स आए हैं जो आ रहे हैं। जी जी। इसी बात के साथ मुझे और मेजर आदिल राजा को इजाजत दीजिए। आज की काउंटर स्ट्राइक उम्मीद है आपको बहुत पसंद आई होगी। नीचे कमेंट्स जरूर कीजिएगा और चैनल सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपनी आरा से भी हमें बताते रहिए कि हम इसको मजीद बेहतर कैसे बना सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया। लाइक जरूर कीजिएगा और घंटी भी जरूर दबाइएगा। बहुत शुक्रिया।